भारत जनहित में जारी। नाजरीन आदाब, हालात हाज़िरा का ताज़ा शुमारा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, महकमा फूड सेफ्टी ने एक मुहिम छेड़ी है और महकमा ड्रग कंट्रोल ने भी एक मुहिम छेड़ी है। ये मुहिम, दोनों मुहिमें जो है ये साथ साथ चल रही हैं। ये आवाम की भलाई के लिए है, आवाम की सेहत को बचाने के लिए है, ताकि कोई गलत चीज़ मार्केट में ना हो जो कंज्यूम हो के फिर बाइस वबा बन जाए, बाइस कोई परेशानी बने लोगों के लिए। क्या है इन मुहिमों का राज, क्या है इनका खुलासा, किस तरीके से चल रही है, क्या कुछ अभी तक हुआ है, इस पे बात करने के लिए हमने दोनों महकमों से एक एक नुमाइंदे को दावत दिया। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है हिलाल अहमद मीर साहब, आपका खैर मकदम है। ये हैं असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऑफ फूड कंट्रोल। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मोहम्मद यूनुस साहब, ये असिस्टेंट कमिश्नर हैं ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी के। और दोनों साहिबान का खैर मकदम। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ हिलाल साहब से। ये जो एक नई मुहिम छेड़ी आपने कि जो फूड आउटलेट्स हैं इनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, ये क्या कुछ नया है या कुछ पहले से भी था? इनायत साहब, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँ, आपने हमें यहाँ पर दावत दियाने की और एक इम्पॉर्टेंट मौजू पर बात करने का फिर एक बार हमें मौका मिलेगा। देखिए, ये जो फूड जो लाइसेंसिंग या रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है ये 2011 से चल रहा है जी, तो ऑनलाइन ही हो गया 2015 से जी। मगर अभी भी कुछ जो हमारे फूड बिजनेस हजरात हैं वो या तो उनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, लाइसेंस नहीं है। रजिस्ट्रेशन उनको उन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को हासिल करनी है जिनका टर्नओवर, ईयरली टर्नओवर 12 लाख से कम है, यानी 12 लाख से कम जिनका टर्नओवर है उनको रजिस्ट्रेशन हासिल करनी है, और 12 लाख से ऊपर जिनका टर्नओवर है उनको लाइसेंस हासिल करनी है। तो जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमें कहीं कहीं पे अभी भी हम ये देखते हैं कि कुछ जो फूड बिजनेस हजरात हैं उनके पास लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। तो इस सिलसिले में हमने एक रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड अ ड्राइव टू ब्रिंग ऑल दीज फूड बिजनेस ऑपरेटर्स विद इन द एम्बिट ऑफ FLRS, फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। हमने इस सिलसिले में तकरीबन 100 चालान्स हमने वो रिसेंटली विद इन पिछले 2-3 दिनों में वो हमने जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है उसमें दायर कर दिए। ये कंटिन्यूस एक मुहिम रहेगी और जितने भी हमारे यहाँ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं उनको ये रजिस्ट्रेशन लाइसेंस हासिल करनी ही करनी है। उसके साथ साथ देखिए जो फूड सेफ्टी का मामला है एक कम्प्रहेंसिव सब्जेक्ट है। इसमें हमारे जो डिपार्टमेंट है उस पर ये जिम्मेदारी है कि लोगों तक साफ़ सुथरा खाना पहुँचे, और वो जो एक ज़िम्मेदारी है उसको हम कंटिन्यूसली निभाते रहते हैं, और कोशिश हमारी ये रहती है कि जो हमारा सारिफ है उस तक साफ़ सुथरा खाना पहुँचे। इस पे और बात करेंगे क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन की बात हुई है उसमें एक स्लैब है, इनकम की स्लैब है, जो टर्नओवर की बात है वो इसमें थोड़ी वजाहत और चाहेंगे। लेकिन पहले मैं यूनुस साहब से जानना चाहूँगा, क्योंकि एक और जो चीज़ जहाँ पे अक्सर मेरे ख्याल से ज़रूरत से शायद ज़्यादा बिकती है वो है मेडिसिन, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। क्या वजह है और किस किस्म की मुहिम आपने छेड़ी है कि ताकि ये जो है अब्यूज़ जो हमारे माशरे में, एक अभी रिसेंटली एक सर्वे आई थी कि करीब करीब हर 4 में से एक बंदा शायद किसी न किसी नशावर चीज़ का आदी है, जिसमें से प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स एक बहुत बड़ी मिकदार का मतलब बाइस है। तो उसको रोकने के लिए आपने क्या किया है? पहले मैं इनायत साहब आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हमें मदद किया यहाँ पर के लोगों के सामने आप अपनी जो हम मतलब जो भी हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं कि हम उनको मतलब आपके सामने वो पेश करें। रिसेंटली हमने एक मतलब हमारी एक मीटिंग हुई कि उसमें ये पाया गया कि बहुत झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश, इस घर की बेटियां। बहुत सारे यहाँ पर यूथ जो वो इंडल्ज हो रहे हैं हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स में। तो इस ज़मरे में एक मीटिंग हो गई, तो हमने एक टीमें तश्कील दी है कि हम मतलब
दिन को भी, और 4 बजे के हम इवनिंग रेड्स उनको बोलते हैं, 4-5 बजे के बाद भी हम रेड्स करें और दिन को भी हम रेड्स करें जहां हमें ज़रूरत पड़े, ताकि हम इस वबा को थोड़ा कंट्रोल करें। इस ज़मरे में हमने पिछले 1 महीने में ड्राइव स्टार्ट की, तो हमने एक ऐसा मैकेनिज़्म डिवाइस किया कि हम यहाँ से मतलब जो हमारे ट्रांसपोर्ट हजरात हैं, जहाँ पर हमारे पारिमपुरा मंडी है, जहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे हमारे ट्रांसपोर्ट हजरात है, वो जो जहाँ से वो माल लाया करते हैं बाहर स्टेट से, क्योंकि हमारा जो ये स्टेट है, डिवीज़न है, ये हमारा कश्मीर डिवीज़न कंज्यूमिंग है, यहाँ पर तो मैक्सिमम ड्रग्स बाहर से ही आते हैं। तो हमने वहाँ से एक मुहिम छेड़ी है कि फिर हम वहाँ गए अपने ट्रांसपोर्ट यार्ड में, वहाँ से हमने देखा कि कौन कौन सी दवाई आ रही है। प्रैक्टिकली हमने उन ट्रांसपोर्ट गोदामों में खुद गए और देखे कि कौन कौन सी दवाइयाँ आ रही है। उसमें हमने पाया कि मतलब कोडीन फॉस्फेट एक बहुत ही मकदार में लाया गया था, तो हमने उसको ताक़ुब किया, उस कहाँ पहुँचेगा, वो किस डेस्टिनेशन पे वो अनलोड हो गया, वहाँ पर हमने वो सीज़ किया। और बहुत सारे हमने अराउंड 7,000 बोतलें हमने कोडीन फॉस्फेट की सीज़ की है। ये एक कंपनी ने 7,000 बोतलें यहाँ उसका इंपोर्ट किया था। तो करीब यू विल हैव बेटर इन्फॉर्मेशन कि कितनी कंपनियां यहाँ पे जो है अपना कारोबार कर रही हैं, जिनके यहाँ पे मतलब सेल्स डिवीजन हैं। बेसिकली मैं बता दूं, इसमें हमारे दो सेक्टर्स आते हैं। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये एक दवाई भी बहुत ज़रूरी दवाई है, खासकर कैंसर, लंग कैंसर जिन पेशेंट्स को, उनके लिए बहुत ही दवाई ज़रूरी है, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस है। तो हमारे पास ऑर्गेनाइज जो है ना सेक्टर, वो हमें सेल परचेज रिकॉर्ड देते हैं, वो लाते हैं, हमारे को इन्फॉर्म करें, हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स साहिबान जो फील्ड में काम करते हैं, जिनका ड्रग इंस्पेक्टर रिजिग्नेट हुए अब ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स, उनके पास वो अपना वो सेल एंड परचेज रिकॉर्ड देते हैं। एक और एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है, जो पेडलर्स है, वो बहुत सारे क्लैंडस्टाइनली वो ये दवाइयाँ लाते हैं, इनके पीछे हम लगे हुए हैं आजकल। इन बिटवीन भी एक सेक्टर है, उस पर बात करेंगे, लेकिन हिलाल साहब वापस आपको यहाँ लाना चाहेंगे। बात हुई थी कि रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की, लेकिन अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो एक नया एक हैबिट बन रहा है, एंड डेफिनेटली 1 लाख रुपए महीने का सेल टर्नओवर, क्योंकि बात टर्नओवर की हुई है 12 लाख पूरे साल की, और अगर महीना के देखें तो वो 1 लाख बनता है। ये जो यहाँ पे हमारा स्ट्रीट फूड है, यहाँ पे मतलब अगर आप देखेंगे शाम को आफ्टर इवनिंग आवर्स 5-6 बजे के बाद रेडियाँ लग जाती हैं जिसपे आपको स्टिक्स मिलती हैं, तो आप उनके साथ कैसे डील करते हैं? हाउ डू यू एंश्योर कि ये हाइजीनिक हो, या अगर ये हाइजीनिक नहीं है तो उनका मतलब कुछ एक एटलीस्ट एक वार्निंग हो आवाम को कि आप क्या खा रहे हैं? देखिए, ये इनायत साहब आपने 2 चीज़ों का इसमें जिक्र किया। एक हो गया कि जो ये लोग हैं जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वेदर दे हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन और नॉट, इनके लिए भी मैंडेटरी है कि दे हैव टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। नंबर 2 जो आपने पॉइंट इसमें जो इस चीज़ की आपने जिक्र की, दैट रिलेटेड टू द हाइजीन ऑफ दीज पीपल। तो हाइजीन का भी इनको ख़ास ख्याल रखना है। देखिए, जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं वहाँ पर हमने पहले ये चीज़ें देखी कि वो अखबारों में वो रेडी टू सर्व फूड वो इस्तेमाल करते थे। उसके ख़िलाफ़ भी हमने कुछ दिन पहले एक मुहिम छेड़ी, और क्विंटलों में हमने वो जो वहाँ पर वो अखबारात वो इस्तेमाल करते थे वो हमने ज़ब्त किए, और मौके पे ही हमने उनको जो नियरेस्ट वो डस्टबिन होता है SMC का, उसमें हमने वो डिस्ट्रॉय कर दिए। तो इनको हाइजीन भी रखनी है। हाइजीन में क्या क्या इन चीज़ों को इन लोगों को रखना है? देखिए, सबसे पहले जो इनके वहाँ पर यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो मेटल के होनी चाहिए विच इज़ ऑफ फूड ग्रेड, नंबर 1। नंबर 2, जो वो इंग्रेडिएंट्स वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, इंग्रेडिएंट्स शुड बी आल्सो ऑफ गुड क्वालिटी, उसमें भी क्वालिटी में किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। उसके साथ साथ जो वहाँ पर वो ऊपर उनको वो शीट होता है वो मेटेलिक होना चाहिए, या वो जो पानी इस्तेमाल करेंगे दैट शुड बी ऑफ पोर्टेबल ग्रेड, वो पोर्टेबल पानी होना चाहिए, वो साफ़ सुथरा पानी होना चाहिए। या वहाँ से जो उनको अगर उन्हें कोई फूड प्रिपेयर किया उसको ढक्कन लगा के रखना है, या ऊपर से वो गिलास फ्रेम करके रखना है। वहाँ पर वो गर्दा वर्दा उस पर नहीं चढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से वो फूड अनसेफ हो जाएगा। हम स्ट्रीट वेंडिंग जो है ये एक ऐसा एक बिजनेस है जिसमें हमारे, अगर आप ओवरऑल हम अपने कंट्री की बात करेंगे, lakhs of people are engaged in this business and we cannot stop this trade, but we have to regulate it। और दोनों चीज़ें इनको रखनी है। नंबर 1, इनको रजिस्ट्रेशन हमसे लेनी है, एंड नंबर 2, दे हैव टू मेंटेन द हाइजीनिक कंडीशन। ये दोनों चीज़ें इनको करनी है। ऐसे कितने आउटलेट्स के खिलाफ आपने एक्शन लिया है? क्योंकि मेरी दानिश में तो कम से कम जहाँ से भी जाए तो वो रेडी वाले होते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी के पास। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, ये जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं
जब हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं, चाहे चालान करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं, वो तो इनको फिर जुर्माना भरना ही पड़ता है वहाँ पर इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट। मगर ये क्या करते हैं, अगर आज उन्होंने रेडी कहीं पे लगाई है, वहाँ उनको कहते हैं कि यहाँ जो एनवायरनमेंट है दैट इज़ नॉट कंड्यूसिव फॉर कंडक्टिंग द फूड बिजनेस, ये क्या करते हैं, ये वो रेडी वहाँ से उठा के किसी फिर और दूर जगह जाते हैं। तो इट्स बिकॉज एक मोबाइल एक किस्म का एक कारोबार है। मगर जहाँ पर हमें परमानेंटली जो लोग परमानेंटली काम करते हैं, चाहे आप अगर बुलेवार्ड साइड में देखेंगे या किसी और साइड में देखेंगे, वहाँ पे बहुत सारी बिल्कुल हैं। तो हम कंटिन्यूसली उन लोगों पर नज़र रखते हैं। और ये भी हम देखते हैं, जब मैंने बुलेवार्ड साइड की बात की या किसी और जगह की बात की, हम ये भी देखते हैं कि कोई ऐसा एडिटिव या कोई ऐसा कोई शायद ये तो फूड में नहीं मिला रहे हैं जिसकी वजह से फूड अनसेफ होता है। तो ये चीज़ें हम देखते रहते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि वी आर नॉट टेकिंग एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल। वी हैव बुक्ड मेनी सच पीपल इन द कॉम्पिटेंट कोर्ट। एक कंटिन्यूस एक प्रोसेस है और इंशाल्लाह मैं आपको इस प्रोग्राम के वसातत से इस चीज़ का पूरा भरोसा दिला दूंगा कि जितने भी फूड बिजनेस के साथ जो लोग वाबस्ता हैं, एक तो इनको रजिस्ट्रेशन लेनी ही लेनी है। बिकॉज हमें रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस क्यों ज़रूरी है? इट एक्ट्स एज एन आइडेंटिटी विद द फूड बिजनेस ऑपरेटर कि है कौन। हमें कभी क्या होता है कि हम जब कॉम्पिटेंट कोर्ट में किसी के खिलाफ चालान हमें पेश करना होता है, हमें दिक्कत ये होती है कि हु इज़ द पर्सन रेस्पॉन्सिबल। कभी ये कहते हैं कि देखिए मैं यहाँ हूँ, मेरा बाप असली काम करता है, मेरा भाई करता है, कोई और करता है, तो अपने आप को वो, जब उनके पास एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होती है या लाइसेंस होती है, दैट एक्ट्स एज एन आइडेंटिटी प्रूफ, और हम उन्हीं लोगों के खिलाफ मेरा मुद्दा बेसिकली यही था। कुछ दहाइयाँ पहले यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स की एक बाज़ाब्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बाज़ाब्ता उनकी रजिस्ट्रेशन होती थी, उनके नाम होते थे, उनके नंबर मिलते थे, जिसकी बेसिस पे उनको जो टेम्परेरी अलॉटमेंट्स, रोड साइड टेम्परेरी अलॉटमेंट्स होती थी। लेकिन सब आपने बिल्कुल एक अच्छी बात एक छेड़ी। देखिए मैं आपको एक बात कहूँगा, यहाँ पर बेसिकली एक डेजिग्नेटेड वेंडिंग जोन्स होने चाहिए जिनको एक मान्यता, जिनको एक रिकॉग्निशन मिलेगी एसएमसी की, और उसके बाद हम उनको रजिस्टर करेंगे। वो तो अभी हमने वो डिफाइन नहीं किए हैं वेंडिंग जोन, सेपरेट वेंडिंग जोन। जब तक ना सेपरेट वेंडिंग जोन्स इन जम्मू, इन सर्टन एरियाज दे हैव डिफाइंड दो सेपरेट वेंडिंग जोन्स, बट इन कश्मीर वी डोंट हैव सेपरेट वेंडिंग जोन। अनलेस एंड अंटिल वी विल डिफाइन दो सेपरेट वेंडिंग जोन्स वी कैन नॉट। बिकॉज जैसे मैंने पहले भी कहा, आज हमने किसी के खिलाफ हमने उसको बोला यहाँ एनवायरनमेंट नहीं है आपको काम करने का, आप किसी ऐसी जगह पर कर लीजिए जहाँ पर सफाई हो, जहाँ पर, मगर ये क्या होता है, वो वहां पर फिर बंद करके किसी और जगह जाता है, एंड इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रेस दोज पीपल। और मेरे ख्याल से एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती होगी कि अगर आप लोकेशन आइडेंटिफाई करेंगे तो कोई और महकमा कहेगा कि जी नहीं, ये हम इसके लिए दे नहीं सकते हैं। इसलिए मैंने तो एक मुरत जामिया एक पॉलिसी की बिल्कुल इनायत साहब, इसमें जो हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका भी बड़ा रोल है। उनको पहले डिफाइन करने हैं वेंडिंग जोन, सर्टन वेंडिंग जोन, चाहे 2 करें, 3 करें, 4 करें, उनको पहले वो वेंडिंग जोन बनाने हैं। उसके बाद जो रिट ऑफ द फूड सेफ्टी है दैट कैन बी एनफोर्स्ड इन अ वेरी जैसे फॉर एग्जांपल पार्किंग का वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आइडेंटिफाई करती है और ट्रैफिक पुलिस फिर एनफोर्स करती है। अनफॉर्चुनेटली वो अभी नहीं हो पाया, तो आपका तो लगता है कि फ्यूचरिस्टिक प्लान है ये कि कभी वेंडिंग जोन्स भी बनेंगे। जी यूनुस साहब, बात मैंने कहा था कि एक इन बिटवीन सेक्टर भी है जहाँ पे आपके जो हैं मतलब बड़े बड़े जो केमिस्ट्स की दुकानें हैं जो एक लार्ज पॉपुलेशन को केटर करते हैं, जैसे मेन जो कमर्शियल हब्स हैं। हमारे यहाँ एक चलन है कि छोटी छोटी दुकानें जो हैं जिनको हेल्थ डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है लाइसेंस देते हैं, ये अंदर के मोहल्लों के अंदर जो पुरानी बस्तियां हैं उधर कुछ ना हो तो एक मेडिकल शॉप ज़रूरी होती है। मतलब बस्ती की आबादी 100-150, लेकिन उसके पास कोडिन फॉस्फेट की 400 बोतलें। ऐसा कुछ इसके खिलाफ आपने कभी एक सरप्राइज चेक, नॉट नेसेसरीली यू हैव टू कंडक्ट रेड्स, एक सरप्राइज चेक हो कि अगर किसी इलाके की आबादी सिर्फ 200 या 300, देयर आर ओनली 300 पीपल लिविंग इन द एरिया, उसके पास 2000 या 1000 कोडिन फॉस्फेट बॉटल्स क्यों हैं? आपने सही फरमाया कि ये सरप्राइज चेक्स हम तो करते सरप्राइज चेक्स। हमारे ड्रग कंट्रोल अफसर जो है जो मतलब अपने उनके जोन, हमारे ये श्रीनगर जो कि 6 जोन्स में बटा हुआ है, उसके हमारे अलग अलग ड्रग कंट्रोल अफसर 6 जोन्स के, वो सरप्राइज चेक्स करते ही करते। लेकिन रिसेंटली हमने एक और चीज़ किया कि हमें ये मौसूल हुई थी इतला कि आधे लोग 5 बजे के बाद कुछ दुकानें खोलते हैं, इसलिए हमने नाइट रेड्स का भी हमने मतलब सिलसिला शुरू किया है। इस ज़माने में हमने बहुत सारे, रिसेंटली हमने 2-3 दुकानदारों को भी पकड़ा है कि जो लाइसेंस के बगैर काम कर रहे थे, उनके खिलाफ हमने सीजर भी किया है और प्रोसिक्यूशन भी हम जल्दी कर रहे हैं उनके। मैं यहाँ पे एक पॉइंट और उभारना चाहता था। एक जो आपका जो लाइसेंस है ड्रग लाइसेंस का, अभी नया जो एक्ट आया उसके हिसाब से फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है जहाँ पे भी ड्रग डिस्पेंसेशन होगी, क्या वो हमने यहाँ पे लागू किया है? एक दूसरा जो हमारा पुराना सिस्टम था
کہ ایک جو مطلب کوئی ڈرگ لائسنس حاصل کرنے کا خواہاں ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ جھولتا اچھلتا ہے دوڑتا کبھی کبھی دوڑ کر آتا ہے آگے آگے بڑھتا ہے انڈیا امول دودھ پیتا ہے انڈیا ممی کی چھٹکی ڈیڈی کی گڑیا پل میں جو بھر دے خوشیوں سے دنیا کھٹی میٹھی باتیں مستی ملاقاتیں دل میں بسی سب کے اس گھر کی بیٹیاں ہر گھر کے ہر دل میں بسا امول تازہ ہمیشہ فریش اس گھر کی بیٹیاں کرنے کا خواہاں ایک کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ کسی اور ڈرگ شاپ سے ایک سرٹیفکیٹ لاتا ہے، شاید 3 یا 5 سال کا وہ ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے اور بیسک 10+2 ہونا چاہیے. یہ کب تک چلے گا کہ مطلب ہمارے یہاں جو اس سیکٹر میں ہیں موسٹ مطلب میں ذاتی مثال آپ کو دے دوں گا. میں نے کل ایک دکاندار سے پوچھا، ڈرگسٹ سے پوچھا کہ کیا یہ اس دوائی میں اسٹیرائڈ ہے؟ کہتا وہ میں نہیں بتا سکتا، وہ ڈاکٹر بتا سکتا ہے. somebody who is dispensing me the medicine doesn't know کہ اس میں کیا ہے. دیکھیے میں بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارا ایک یہاں ایک سلسلہ چلا تھا کہ SRO ایک نکلا تھا کہ کیونکہ جب یہاں سے وہ آپ کو میں بتا دوں کہ بہت ہی سارے لوگ جو مطلب ہمارے پنڈت کمیونٹی برادر سے جو کہ یہاں پر بہت ساری دوائیں کی دکان چل رہے تھے، جب ان کا یہاں سے مطلب ایکزوڈس ہوا تھا تو اس کے بارے میں گورنمنٹ نے ایک SRO نکالا تھا کہ جس کے پاس میٹرک ہو اور 5 سال کا تجربہ ہو یا 10+2 5 سال کا تجربہ ہو یا 5 سال کا مور دین 4 ایئرس یا پھر جو گریجویٹ ہو اس کے پاس 2 سال کا تجربہ ہو وہ اپلائی کر سکتے ہیں رجسٹریشن کے لیے انڈر J&K فارمیسی کونسل ایکٹ. لیکن یہ 2013 میں ہی بند ہوا. یہ 2013 میں اس کو ایجوکیشن ریگولیشنز ہو گئی تو یہ بند ہوا. اس کے بعد ایسا ہوا تھا کہ جو بھی یہاں پر ڈپلومہ کالجز ہے وہاں سے وہ ڈپلومہ کر کے اس کے وہاں سے وہ ڈگریز حاصل کر کے پھر اپنا وہ ڈگری کو رجسٹریشن کرتے تھے فارمیسی کونسل آف J&K فارمیسی کونسل میں تو پھر لائسنس سے لیتے تھے. لیکن وہ سلسلہ بھی اب بند ہوا چونکہ اب یہاں پر کہ سینٹرل ایکٹ نافذ ہوا. اس کے مطلب ایز پر دیٹ ایکٹ ہمیں یہاں بی فارم ہونا چاہیے یا ڈپلومہ ان فارمیسی ایز پر جو کہ ریکوگنیشن اس کالج کی ہونی چاہیے فارمیسی کونسل آف انڈیا اس تھرو وہی اپلائی کر سکتے ہیں. کیوں نہیں یہاں پہ اس کا اطلاق ابھی تک کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں میڈیکل شاپس ہیں جہاں پہ لوگ مطلب انکوالیفائڈ آئی کین واؤچ کے انکوالیفائڈ لوگ دوائیاں بیچتے ہیں. بیسیکلی یہ تو پیپروں میں آیا ہے تو اس کے لیے تو گورنمنٹ بھی ابھی ہماری جو آلریڈی J&K فارمیسی کونسل میں جو آلریڈی ڈیزگنیٹ ہوئے تھے فارماسسٹ ان کے لیے ابھی تو ایک لیٹر آئی ہے ہمارے سینٹرل گورنمنٹ سے جو کہ 31 اکتوبر 2019 سے پہلے جو رجسٹرڈ ہوئے تھے فرام J&K فارمیسی کونسل وہ تو اس میں ان کو رجسٹریشن کریں گے 1 ٹائم رجسٹریشن. اور 2019 کے بعد اکتوبر کے بعد nobody is getting license on those experience based یا پھر ڈپلوما فرام unrecognized colleges. جی امید کریں گے کہ مطلب یہ شاید ان کے لیے ضروری ہوتا ہوگا جو بھی یہ کیمسٹ کی اور ڈرگسٹ شاپس ہوتی ہیں ان کے لیے ضروری ہوتا ہوگا کہ وہ جو اپنی رجسٹریشن جو ہے کس کے نام سے ہے وہ آویزاں ہونا چاہیے وہ رجسٹریشن. وہ صحیح آپ نے فرمایا کہ جو بھی رجسٹریشن ہوتی ہے اس کی بنا پہ ہی ہم لائسنس دیتے ہیں جو کہ ہمارے فارمیسی کونسل کو رجسٹر کرتے ہیں اسی رجسٹریشن پر ہم لائسنس دیتے ہیں. لیکن وہی آویزان ہونی چاہیے وہی ڈسپینسنگ تو امید کریں گے کہ ناظرین جو ہے وہ جب ان کو کبھی دوائی کی ضرورت پڑے تو کم سے کم یہ چیک کرے کہ جو بندہ ان کو دوائی دے رہا ہے کیا اس کی رجسٹریشن وہاں پہ آویزان ہے یا نہیں. ہلال صاحب واپس آتے ہیں فوڈ سیفٹی تاکہ یونس صاحب کے محکمے کی ضرورت نہ پڑے دوائیوں کی ضرورت نہ پڑے. ہم آپ کی محکمے کی طرف آتے ہیں. یہ جو مطلب اس وقت کووڈ-19 چل رہا ہے اس کی وجہ سے کافی مطلب پرابلمز آ رہی ہیں. لوگ اوائڈ کر رہے تھے لیکن جب تھوڑا سا ان لاک جب شروع ہو گیا تو لوگوں نے باہر جانا شروع کر دیا. کیا آپ کا اس میں کوئی رول ہے کہ ٹو انشور کہ مطلب جو اسٹینڈرڈس ہیں وہ مینٹین کرے مطلب سوشل نارم سوشل ڈسٹینسنگ نارم باقی چیزیں یہ جو ریسٹورینٹس میں ہیں ایٹریز ہیں کیا اس میں آپ کا رول بنتا ہے اور یو آر اونلی ڈیلنگ ود دا ہائیجین پارٹ؟ دیکھیے سب سے پہلے عنایت صاحب میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ فوڈ کی وجہ سے یہ جو کووڈ-19 کی جو مرض ہے جو بیماری ہے وہ نہیں پھیلتی ہے بائی ورچو آف فوڈ. یعنی اگر ہم فوڈ کنٹامینیشن سے یہ پھیلتا نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں پھیلتا ہے.
اس میں گائیڈ لائنز آ گئی، چاہے WHO سے گائیڈ لائنز آ گئی یا جو FSCI فوڈ اتھارٹی آف انڈیا ہے وہاں سے گائیڈ لائنز آ گئی. تو کلیئر ان میں یہ بتایا گیا کہ بائی ورچو آف فوڈ دس ڈیزیز ڈزنٹ ٹرانسمٹ فرام ون پلیس ٹو اندر. مگر اگر کوئی بندہ ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے کے لیے جائے گا تو وہاں پر سب سے پہلے اس کو یہ چیز دیکھنی ہے کہ ویدر دوز پیپل آر مینٹیننگ دا سوشل ڈسٹینسنگ اور ناٹ. یا جب وہ اندر جائے گا تو جو وہاں پر جو پراپریٹر اور انچارج آف دی پریمائسز ہے اس کو کچھ چیزوں کا وہاں پر اہتمام کرنا ہی کرنا ہے. اینڈ یہ بھی دیا گیا ہے انہی گائیڈ لائنز میں جو میں نے WHO کی بات کی یا فوڈ اتھارٹی آف انڈیا کی بات کی جو ہم نے گائیڈ لائنز ایشو کی ہیں. وی آر امپلیمنٹنگ دوز گائیڈ لائنز رائٹ فرام دی ڈے. ہمارا بڑا رول رہا ہے اس میں. ان جو ہمارا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو نے بہت اچھا کام کیا تو ان کے ساتھ ہم نے جو ہمارے کچھ فوڈ سیفٹی آفیسرز کنٹینیوسلی انہوں نے ان کے ساتھ یا ڈرگ کنٹرولنگ آفیسرز وہ ان کے ساتھ رہے. جو ہماری ڈپٹی کمشنر یا ڈپٹی کنٹرولر جو ہیں وہ بالکل ان کے رابطے میں رہے اور کنٹینیوسلی انہوں نے بہت اچھا کام کیا کووڈ-19 کے جو مہاماری چلی اس میں جو ابھی بھی چل رہی ہے. تو کچھ چیزوں کا خاص خیال رکھنا ہے چاہے مینوفیکچر حضرات ہیں ریسٹورینٹ حضرات ہیں. سب سے پہلے دیکھیے جو بھی ان کا جو وہاں پر ورکر ہے جب وہ پریمائسز میں جائے گا اس کو پہلے باہر ٹیمپریچر دیکھنا ہے بائی ورچو آف دیٹ نان ٹچیبل دیٹ تھرمامیٹر. یس اس کے ذریعے سے دیکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماسک وہاں پر ہر ایک ورکر کو ہونی چاہیے. اور جو ایک میں نے کہا جو فزیکل ڈسٹینس یا سوشل ڈسٹینس جس کو ہم کہتے ہیں وہ مینٹین کرنی ہی کرنی ہے. یہ جو چیزیں ہیں جب ہم ان چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے تب ہم دیکھیے نا اوور آل ہمیں دیکھنا ہے. آج کے ڈیٹ میں میں دیکھ رہا ہوں کہ مارکیٹ میں جو لوگ ہیں کہیں پر کوئی میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ماسک نہیں پہنتے ہیں یا جو سوشل ڈسٹینس ہے مینٹین نہیں کرتے ہیں. لوگوں کو یہ خود سوچنا ہے کہ یہ اس بیماری کا جب تک نہ کوئی پرمنٹ علاج آئے گا تب تک ہمیں ان چیزوں کو فالو کرنا ہی کرنا ہے. تو ڈپارٹمنٹ کا بڑا رول رہا. میں یہاں پر ڈیٹیل میں اگر کہوں گا تو بات لمبی چلے گی. کتنا ہم نے اس میں کام کیا بہت کام ہم نے اس میں کیا اور ابھی بھی کام ہو رہا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی مینوفیکچرنگ جو یونٹس ہیں وہاں ہم جاتے رہتے ہیں. پہلے ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو کووڈ کا جو پروٹوکول ہے ویدر دوز پیپل آر مینٹیننگ دیٹ پروٹوکول اور ناٹ. اس کا ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کووڈ کے بارے میں جو کام ہمارے ڈپارٹمنٹ نے کیا بہت ہی زیادہ کام کیا ہے. میں یہاں بتاؤں کہ 10 لاکھ کے قریب ہم نے دوائیاں فری دی ہے لوگوں کو جو کہ کووڈ کے درمیان ہم نے ایک واٹس ایپ یہ لائن کی تھی مطلب اپنے ایکٹیو کی تھی موبائلز پہ. تو وہ اس پہ وہ اپنا پرسکرپشن ڈالتے تھے اور ان کو گھر ہی وہ دوائیاں پہنچتی تھی اور فری آف کاسٹ. اس کے لیے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے ہمیں بہت تعاون کیا. ڈویژنل ایڈمنسٹریشن نے بہت تعاون کیا اور وہ پیسے انفیکٹ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن انہوں نے دیے. مطلب ان کیمسٹ سے جہاں سے ہم نے وہ دوائیں اس ٹائم اٹھی کیونکہ کوئی باہر ہی نہیں نکلتا تھا. مطلب ہمیں ٹرانسپورٹ فیسلٹیز نہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پرووائڈ کی تو ہم اس میں کامیاب ہو گئے کہ ہم نے ان کے گھروں تک ان کے دوائیاں پہنچائی. جی بات کریں گے کہ جو ابھی دوائیاں ہیں تھوڑا سا ایک ہٹ کے موضوع ہے کیونکہ جہاں ہم نے سیفٹی دیکھنی ہے وہاں پہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ہماری عوام ہے ان کو کوئی چیٹنگ نہ کرے دوائیوں کے نام پر. لوکل کمپنیز کی دوائیاں جو مطلب ہمارے یونین ٹیریٹری کے اندر ہی جو کام کر رہی ہے مطلب جموں کے کچھ انڈسٹریل اسٹیٹس میں بھی وہاں پہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے یا پڑوس کی جو ریاستیں ہیں جیسے ہماچل پردیش ہے وہاں سے بھی آتی ہیں دوائیاں. جو لوکل کمپنیز ہیں ان کی دوائیاں مہنگی ہیں. سیم ڈرگ مطلب سیم کمپوزیشن ڈرگ کمپوزیشن سیم تھنگ بالکل جو اس کا سالٹ پریپریشن ہے سب سیم ہے. دوسری کمپنی جو کہ مچ بیٹر ہے کمپنی مانی جاتی ہے ریپیوٹیڈ ہے گلوبل برانڈ ہے یا کم سے کم نیشنل برانڈ ہوتا ہے ان کی دوائیاں بہت سستی ہوتی ہے. تو اس پہ کیوں کوئی روک تھام نہیں؟ بیسیکلی میں بتاؤں یہ پرائسنگ کا مسئلہ جو ہے اٹ کمز انڈر نیشنل پرائسنگ فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی آف انڈیا. وہی یہ مطلب ان کا پرائس ڈیزگنیٹ کرتی ہے کہ ایک سلیب دیتی ہے. سپروفلاکسین آپ بھی بناتے ہیں میں بھی بناتا ہوں لیکن یہ سلیب رکھتے ہیں کہ ایک سپروفلاکسین ایک 10 ٹیبلٹس کا جو اسٹرپ ہو اس کا 30 سے 40 تک اس کا یہ پرائس ہونا چاہیے. 40 کے اوپر نہیں. ایک پرائس رینج ڈیوائز کرتے ہیں. نیشنل فارماسیوٹیکل پرائسنگ اتھارٹی جو ہے اس کی جو نیشنل لیول کی ایک باڈی ہے وہی یہ ڈیوائز کرتی ہے. اور اب ایسا ہوتا ہے کہ جو اب ہمارے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے میں ایک اور اس میں ایک اور میں بتا دوں تھوڑا ایڈ کروں کہ جنرک ہوتے ہیں. جنرکس میں تو بہت ہی کم ہوتے ہیں مطلب پرائسز کیونکہ ان کا پروموشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا. پروموشنل ہیڈس ان پہ سر چارج نہیں ہوتے ہیں تو اس طرح ان کا جو پرائس ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جو جن کے ریپیوٹیڈ برانڈیڈ ہوتے ہیں وہ ان پہ سر چارج ان کے چڑھتے ہیں جو پروموشنل وہ چارج اس پہ چڑھتے تب یہ زیادہ اوپر اس کا مطلب کاسٹ بڑھتا ہے. لیکن اب میں بتاؤں جو آپ نے کیا یہاں ایک ٹرینڈ چلی ہے پچھلے 1-2 سال سے تھرڈ پارٹی
उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। पिछले 1-2 साल से थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आप हो, आप थोड़ा फार्मा बिजनेस में थे, काम किया है, तो आप किसी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट में जाते हैं, वहाँ पर अपने 4-5 प्रोडक्ट्स अप्रूव करा के लाते हैं फ्रॉम दैट स्टेट। तो उसमें ऐसा ये होता है कि अब वहाँ पर ये होता है कि सपोज किसी स्प्रोफ्लॉक्सिन बना रहे हैं या अमोक्सिसिलिन बना रहे हैं, उसका स्लैब है 30 से 40 रुपये तक, तो आप ऐसा प्राइस पे फिक्स कराते हैं 39 रुपीज़ का, जबकि एक और अच्छी कंपनी है वो तो 31 रुपीज़ का ही रखती है, तो तभी ये वेरिएशन प्राइसेस में होता है। तो इट्स बिकॉज ऑफ द स्लैब, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। एक अहम मुद्दा है, क्योंकि वक्त हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम का, हिलाल साहब मैं चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि दूध, जो कि छोटे से छोटा बच्चा उसकी भी ज़रूरत होती है, और आजकल तो ऐसा चलन चला है कि बिकॉज टू स्टे हेल्दी दूध पीना ज़रूरी है, चाहे किसी भी उम्र का इंसान हो। इसकी जो क्वालिटी है, कभी कभी इसमें काफ़ी शक व शुबहात उठते हैं, सवालात उठते हैं। आपका महकमा क्या कर रहा है कि हमारे जो यहाँ पे रियासत के बाशिंदे हैं, हमारी यूनियन टेरिटरी के बाशिंदे, इनको सही दूध मिलता हो? देखिए, सबसे पहले जो हमारे देहात हैं वहाँ पर उनको लोकली दूध मुहैया होता है, तो उसमें जो क्वालिटी है वो कम से कम कंप्रोमाइज़ नहीं होती है। मगर जो हमारे टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो दूध आता है वो देहात से ही आता है, देहातों से ही आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे मिल्कमैन हजरात हैं, ये 2 किस्म का दूध अवेलेबल होता है मार्केट में। एक है वो पॉलीपैक्स, वो पैक्स में जो आता है, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जो हमारे मिल्कमैन हजरात हैं, जो वो जो गाँव से लाते हैं। तो दोनों की जो क्वालिटी है उस पर हमारी नज़र बिल्कुल रहती है, और सैकड़ों की तादाद में हम सैंपल्स उठाते रहते हैं, और कंप्यूटर जो हमारी लेबॉर्ट्री है यहाँ भी हम टेस्ट्स करते हैं और बाहर भी भेजते हैं, अगर हमें कहीं पे लगता है कि जो कुछ टेस्ट्स हैं वो यहाँ हम नहीं कर सके। तो अब आपको पता ही होगा कि पिछली बार एक कंपनी को बड़ा उसमें जुर्माना भी हो गया था उसमें, या अगर मैं आपको डिटेल्स दे दूँ, पिछले साल हमने जो सैकड़ों में चालान किए उसमें से लाखों का जुर्माना आयद हो गया, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो अब कभी अखबारों में आता है, कभी नहीं आता है, बट इट्स ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मगर एक चीज़ मैं आपको इनायत साहब ये कहूँगा कि दूध में जो लोगों में जो खदशात हैं कुछ जायज़ भी है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मिलावट नहीं है, मगर जिस किस्म की मिलावट हो रही है वो अनसेफ नहीं है। 2 किस्म की जो मिलावट होती है, एक हो गई कि जो अनसेफ है विच इज़ हार्मफुल टू हेल्थ, सेकंड इज सब स्टैंडर्ड, जिसमें स्टैंडर्ड जो होता है वो इधर उधर हो जाता है। जितने भी हमने मिल के सैंपल्स उठाए उसमें यही पाया गया कि जो उसमें मयार होना चाहिए एज़ पर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स है उसमें वेरिएशन आ गई थी, मगर अनसेफ नहीं था। उसमें किसी किस्म का ऐसा कोई केमिकल नहीं मिलाया गया था जिससे कि लोगों की सेहत पर कोई मुज़र असर पड़ेगा। और एक सर्वे हो गई बाय फूड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने अपने तरीके से विदाउट टेकिंग वी पीपल इनटू कॉन्फिडेंस, वो यहाँ आ गए, उन्होंने यहाँ बहुत सारे सैंपल्स उठाए, फिर उन्होंने अपने लेवल पे उनको एनालाइज किया, और उन्होंने भी ये पाया कि जो मिलावट तो है, ये जो मयार है वो गिर गया है कहीं कहीं पे, मगर दैट इज़ बाय वर्चू ऑफ वो उसमें SMP वो खुश्क दूध मिलाते हैं, मगर जो केमिकल्स हैं वो नहीं मिलाया जाता है। मगर फिर भी ये मैं इसको ये नहीं जायज़ नहीं कह सकता हूँ, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो दूध में मिलावट है वो सब स्टैंडर्ड हो सकती है, मगर उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा शायद नहीं मिलाया जा रहा है जिसकी वजह से वो दूध उसको हम ये कह सकते हैं कि अनसेफ है। ये जब आपने जिक्र किया, नाम नहीं लेंगे उस कंपनी का, तो उसके बाद वो जो एक बहुत बड़ा वो इशू बन गया था, उसके बाद की जो है कुछ वैसा उस लेवल का अडल्ट्रेशन कुछ सामने आया था? देखिए, वो जो हमने सैंपल वो भेजा था हमने रेफरल लैब को, और वहाँ से ये लगा था कि इसमें किसी किस्म की कोई शाई मिलाई गई थी विच वॉज हार्मफुल टू हेल्थ, जिसको हम अनसेफ कहते हैं। मगर जब से फिर हमने सैंपल्स भेजे, या यहाँ जो टेस्ट हम करते हैं, जो मैंने ये बात की कि FSCI से जो लोग आ गए थे, जितने भी सैकड़ों की तादाद में उन्हें सैंपल्स को टेस्ट किया, और हमेशा ये पाया गया कि कोई अनसेफ शाई नहीं मिलाया गया है, मयार गिरा हुआ है, सब स्टैंडर्ड वो दूध बहुत सारे है, लेकिन उस क्वालिटी का नहीं है जिसका हाँ क्वालिटी कंप्रोमाइज कहीं कहीं पे हो रही है। मैं इस चीज को कैंडिडली एक्सेप्ट करता हूँ, मगर मुजर सेहत नहीं है। चलिए नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रोग्राम से इस्तेफादा किया होगा। मैं अपने मेहमानान हिलाल अहमद मीर साहब और मोहम्मद यूनुस साहब का शुक्रिया अदा करूँ। अगली पेशकश तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।
आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया, खट्टी मीठी बातें, मस्ती मुलाकातें, दिल में बसी सबके इस घर की बेटियां, हर घर के हर दिल में बसा अमूल ताजा, हमेशा फ्रेश।